हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेजू सर पर। तो बच्चों, आज सेकंड लास्ट डे है इस लेसन का। इससे अगली क्लास में ये लेसन हो जाएगा फिनिश। आज सेकंड लास्ट डे में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? असामान्य मूलर द्रव्यमान व वांट हाफ गुणांक। इससे पहले हमने अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे 4, और आज जो है 25वें एपिसोड में हम असामान्य मूलर द्रव्यमान एवं वांट हाफ गुणांक पढ़ेंगे। टॉपिक तक पहुंचते हैं बच्चों। आप पहले थोड़ा सा पिछला ध्यान दें कि आपने क्या किया था कि 4 अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे, और उन अणु संख्या गुणधर्मों में जैसे आपने पहला कौन सा पढ़ा था? आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन, जिसका फॉर्मूला था कि डेल्टा पी अपॉन में पी नोड ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी, विलय की ग्रामों में मात्रा, विलय का अणुभार, और विलायक की ग्रामों में मात्रा और विलायक का अणुभार। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। और दूसरा आपने पढ़ा था कौन सा? क्वथनांक उन्नयन, और क्वथनांक उन्नयन का फॉर्मूला होता था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बटा में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए, विलायक का भार। ठीक है, और एक आपने पढ़ा था हिमांक अवनमन, जिसका फॉर्मूला था डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बटा में एम बी इंटू में कैपिटल डब्ल्यू ए, विलायक का भार, ये विलय का अणुभार। चौथा अणु संख्या गुणधर्म आपने पढ़ा था परासरण दाब, जिसका फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बटा में एम बी, विलय की ग्रामों मात्रा बटा में विलय का अणुभार इंटू आर टी बटा में वी। ये जो है आपने 4 अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे, और चारों का काम क्या था? हम लास्ट क्या फॉर्मूला निकालते थे? लास्ट फॉर्मूला निकालते थे विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, एमबी का मान निकालते थे। इसमें अगर एमबी का मान निकालेंगे तो एमबी हम इधर लाएंगे, ये आ गया जी एमबी इधर, विलय का अणुभार इधर आ गया। ठीक है, विलय का अणुभार, और डेल्टा टी जो डेल्टा पी जो था वाष्पदाब अवनमन इधर आ गया, और पी ए नोड चला जाएगा इधर। तो इस तरीके से हम आपेक्षिक वाष्पदाब अवनमन से अणु संख्या विलय का मोलर द्रव्यमान निकालते थे। इसमें विलय का मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा? ये एमबी आएगा इधर और डेल्टा टीबी आ जाएगा इधर। ठीक है, इसी तरीके से अगर इसमें अपने को विलय का मोलर द्रव्यमान निकालना हो तो विलय का मोलर द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा? एमबी आ जाएगा इधर और डेल्टा टीएफ आ जाएगा इधर। यहां पे परासरण दाब से विलय का मोलर द्रव्यमान तो एमबी आ जाएगा इधर और परासरण दाब आ जाएगा इधर। ये हम मोलर द्रव्यमान निकालते थे। लेकिन इसके अंदर क्या है बच्चों कि ये मोलर द्रव्यमान अणु संख्या गुणधर्मों से जो हम मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हैं इन 4 फॉर्मूलों में, अणु संख्या गुणधर्मों से विलय का मोलर द्रव्यमान तभी निकाला जा सकता है जब नंबर 1 बात, 3 शर्तें हैं इसकी। नंबर 1 बात कि विलयन क्या हो? बहुत ज्यादा तनु होना चाहिए। विलयन क्या होना चाहिए? तनु होना चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए विलयन। दूसरा कि विलयन को राउल्ट के नियम की पालना करनी चाहिए, राउल्ट के नियम की पालना करनी चाहिए। ठीक है, तब जो है हम इन अणु संख्या गुणधर्मों से विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। और तीसरा जो है कि इसमें विलय का संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, तब जो है हम इस फॉर्मूले से विलय का मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो ये 3 शर्तें हैं अणु संख्या गुणधर्मों से विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की कि विलयन तनु होना चाहिए, राउल्ट के नियम की पालना करनी चाहिए, और जैसे ही हम विलायक के अंदर विलय डालें तो विलय अंदर जाकर के ना तो टूटना चाहिए और ना ही जुड़ना चाहिए, तब जो है हम इससे अणुभार निकाल सकते हैं या मोलर द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फिर बात आती है बच्चों, देखो अपने सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, आप देखो कि मान लो विलय तनु है, राउल्ट के नियम की पालना कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर संगुणन और वियोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 शर्तों की पालना कर रहा हो लेकिन ये ना कर रहा हो, तब क्या होगा? देखो इसको साफ कर रहा हूं मैं, अब बात समझें कि क्या होगा अगर विलय का वियोजन हो जाए। तो स्टार डाल करके लिख रहा हूं मैं, यदि विलय का क्या हो जाए?
वियोजन। वियोजन हो जाए तो क्या हो जाएगा? वियोजन का एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि मेरे पास NaCl था, ठीक है, और ये टूट गया, इसका 100% आयनन हो रहा है और ये टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस के अंदर। जब मैंने इसको मिलाया तो इसके मोल कितने थे बच्चों? NaCl की कितने मोल मिलाए मैंने? 1 मोल। कितने मोल मिलाए मैंने? 1 मोल। लेकिन ये अंदर जाकर के कितने हो गए? 1 मोल Na का हो गया, 1 मोल इसका हो गया, तो कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। यहां पर NaCl के कितने मोल थे? 1 मोल था, ठीक है। तो अब यहां पर जब अपने इसका क्वथनांक उन्नयन, या अगर मान लो मैं इस टॉपिक से देखता हूं, इससे ज्ञात करता हूं, आप किसी से भी कर सकते हो, मैं क्वथनांक उन्नयन से करता हूं कि अगर इसके अंदर कणों की संख्या 1 है तो क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी का मान भी 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि क्वथनांक उन्नयन एक अणुओं संख्या गुणधर्म है और अणुओं की संख्या पर या कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यहां पे कणों की संख्या 1 है तो डेल्टा टीबी 1 है, लेकिन यहां पर कणों की संख्या होगी है दुगनी, तो डेल्टा टीबी भी यहां पर क्या आ जाएगा? दुगना। डेल्टा टीबी भी क्या हो जाएगा? दुगना, ठीक है बच्चों। यहां पर डेल्टा टीबी 1 क्यों है? क्योंकि विलय के कण 1 है। यहां पे डेल्टा टीबी 2 क्यों है? क्योंकि मोल कितने हैं? विलय के कण कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। अब मैं इससे मोलर द्रव्यमान निकालूं, इससे मोलर द्रव्यमान, तो Mb बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा? Mb मेरे पास आ जाएगा, फॉर्मूला देखो क्या है, Kb इंटू WB इंटू 1000 बटा में क्या होता है? कैपिटल WA और यहां पर डेल्टा टीबी। यहां पर तो मोलर द्रव्यमान ये आ रहा है, लेकिन यहां पर मोलर द्रव्यमान क्या होगा इस कंडीशन में, इधर वाली कंडीशन में? Mb बराबर जब वियोजन हो गया है तो अब अपने पास फॉर्मूला आएगा Kb WB इंटू 1000 बटा में कैपिटल WA और यहां पर आएगा डेल्टा टीबी। लेकिन कितने डेल्टा टीबी? 2 डेल्टा टीबी, क्योंकि अभिविकर्ण कितने हो गए बच्चों? 2 हो गए हैं, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहां पर तो मोलर द्रव्यमान आ रहा था इतना और यहां पर आ रहा है इतना इंटू 1 बटा में 2 और आ गया एक्स्ट्रा। यहां 2 था ना, उसको मैंने 1 बटा 2 लिख लिया। इसका मतलब पहले वाला जो मोलर द्रव्यमान आ रहा है उसका ये मोलर द्रव्यमान क्या हो गया है? आधा हो गया है, क्योंकि कणों की संख्या पहले से कितनी हो रही है? दुगनी हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब अगर विलय के कण वियोजित हो जाएंगे ना तो जो वास्तविक मोलर द्रव्यमान है वो नहीं रहेगा, वो कम हो जाएगा। 1 बटा 2 कम हो गया ना, तो इसका मतलब है ये कम हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मान लो एक अभिविकर्ण मूल विलय जो है 2 कणों में टूट रहा है तो ये 1 बटा 2 हो गया। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं CaCl2 का, तो ये CaCl2 कितने में टूटेगा? 1 Ca 2 Cl, कितने में टूटेगा? 3। तो इसका मोलर द्रव्यमान पहले निकालोगे तो जितना आएगा, उसके बाद वियोजन के बाद निकालोगे तो उसका 1 बटा 3 हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है ना? इसी तरीके से अगर कोई ज्यादा में टूटने वाला है, मान लो AlCl3 है, तो ये कितने में टूटेगा? 1 Al 3 Cl, कितने में टूटेगा? 4। तो इसका मोलर द्रव्यमान टूटने के बाद कितना हो जाएगा? 1 बटा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वियोजन के बाद क्या हो रहा है कि विलय का जो वास्तविक मोलर द्रव्यमान है वो वास्तविक से अलग आता है। जो ये अलग मोलर द्रव्यमान आ रहा है इसी को हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कह रहे हैं। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान समझ में आया बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से ये तो हमारे पास होगी बात किसकी? वियोजन की। क्या हुई वियोजन की? कि जब ये कोई विलय का कण वियोजित हो जाएगा तो विलय का मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होगा। जो ये भिन्न प्राप्त होगा उसी को ही हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है बच्चों। और ये आपने देखो साथ के साथ पूरी जब बात सुनते हो ना तो आपको कंपटीशन के पॉइंट्स जो है वो साथ में लेकर के चल रहे हो। आपको पता लग गया 2 में टूट रहा है तो वास्तविक मोलर द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान आएगा आधा, 3 में टूटेगा तो 1 बटा 3, 4 में टूटेगा तो 1 बटा 4, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप समझें। चलो फिर अपने पास नेक्स्ट जो है कि एक वियोजन वाला तो कंसेप्ट समझ लिया। अब आप देखो कि यदि संगुणन हो जाए तब क्या होगा? संगुणन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संगुणन का मतलब क्या होता है बच्चों? जुड़ना। कि यदि विलय के कण आपस में जुड़ जाए, कौन कौन जुड़ते हैं? देखो यह एक अपने पास होता है बच्चों फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। एक होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बेंजोइक अम्ल मतलब जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है सारे, बेंजोइक अम्ल।
इन सब को अगर हम बेंजीन में घोल देना बच्चों, बेंजीन में, तो ये फॉर्मिक अम्ल जाकर के दो अणु जुड़ जाएंगे, एसिटिक अम्ल भी दो अणु आपस में जाकर के जुड़ जाएंगे, बेंजोइक अम्ल के भी दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे। कब? जब हम इसको बेंजीन में घोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, जैसे कि मैंने यूं रखा, आपके पास एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला था CH3, C डबल बॉन्ड O और OH, दो अणु थे एसिटिक अम्ल के। मैंने इसको बेंजीन में घोला तो ये इसके दो अणु आपस में जुड़ जाएंगे। दो अणु कैसे जुड़ेंगे? CH3C डबल बॉन्ड O और OH, इधर दूसरा अणु है CH3C, इधर OH और डबल बॉन्ड O। यहां पे हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया तो यहां पे हाइड्रोजन बंध बन जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन के बीच में आ गया तो यहां पर भी क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर दो अणु जो थे, यहां पे दो थे, यहां पे दोनों मिलकर के क्या बना लिया? दोनों ने एक अणु बना लिया। इसको हम कहते हैं कि ये क्या बन गया है? द्विलक बन गया है। ठीक है बच्चों, तो अब आप देखें कि अगर मैं इसके अंदर मोलों की संख्या देखूं तो कितने मोल थे? 2 मोल थे। इसमें मोल देखूं तो कितने मोल थे बच्चों? 1 मोल था। ठीक है, तो अब अपने पास क्या हो गया कि जैसे यहां पर अगर मैं ऐसा करूं कि अगर इसको 1 मोल मान लूं, 2 के बजाय इसको मोल मान लूं 1, अगर ये 2 थे तो ये 1 बनता था, अगर ये 1 मोल होता तो ये कितना बनता? 1/2। समझ में आ रही बात? अगर ये 2 है तो ये 1 बन रहा है, अगर ये 1 हो तो ये आधा बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसको आधा मान लिया। अब इससे इसका अणु संख्या गुणनद्रव्य मैंने मान लिया डेल्टा टीबी। इसका कितना आएगा? 1/2 डेल्टा टीबी, 1/2 डेल्टा टीबी। अब मोलर द्रव्यमान निकालो, इससे मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा? मोलर द्रव्यमान MB इक्वल टू KB इंटू में WB इंटू में 1000 बटा में WA डेल्टा TB। एक है तो एक ही आया। इधर मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आपके पास KB इंटू में WB इंटू में 1000 बटा में क्या आ जाएगा? कैपिटल WA, और यहां पर आ जाएगा डेल्टा TB और 1/2। ठीक है, इंटू में क्या आ रहा है? 1/2। ये बटा में 2 है ना, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? इंटू में 2 आ जाएगा। यहां पर 1/2 था ना, जो बटा में 2 आ रहा है वो ऊपर चला जाएगा और यहां पर 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब पहले मोलर द्रव्यमान जब आपका वियोजन नहीं हुआ है तब मोलर द्रव्यमान ये, जब आपने विलय में नहीं घोला है तब, और जब घोल दिया द्विलक का निर्माण हो गया तब ये क्या हो गया? ये मोलर द्रव्यमान और इंटू 2 मतलब दुगना हो गया है। ठीक है, तो जब संगुणन हो जाएगा तब भी क्या हो रहा है कि विलय का वास्तविक मोलर द्रव्यमान से जो संगुणन के पश्चात जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त होता है वो भिन्न प्राप्त होता है। इसी भिन्न मोलर द्रव्यमान को ही हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो आप एक तो ये तो परिभाषा समझ में आ गई क्या कि यदि विलय को विलायक में घोला जाता है और विलय का संगुणन या वियोजन हो जाता है तो विलय का मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है। इसी भिन्न मोलर द्रव्यमान को ही हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा होगी। ठीक है, लेकिन आपने वियोजन वाले में कंसेप्ट सीखा था नीट जेईई का, अब इसमें कंसेप्ट सीखो। इसमें कंसेप्ट क्या है कि अगर 2 अणु जुड़ रहे हैं तो मोलर द्रव्यमान हो रहा है दुगना, 3 जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा तिगुना, 4 अणु एक साथ जुड़ रहे हो तो ये हो जाएगा 4 गुना। तो ये आप कंसेप्ट समझ जाए, ये भी कंसेप्ट आपको समझना है। परिभाषा तो आपको समझ में आएगी कि यदि विलय का विलायक के अंदर वियोजन या संगुणन हो जाता है तो विलय का मोलर द्रव्यमान वास्तविक मोलर द्रव्यमान से भिन्न प्राप्त होता है। इसी भिन्न मोलर द्रव्यमान को ही असामान्य मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। चलो बच्चों, ये बात हमें समझ में आ गई कि असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है। बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम पहुंच रहे हैं चीजों की तरफ। ठीक है, आप पूर्ण जो है वो सारी चीजें मतलब जो 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप बहुत अच्छा जो है वो तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से टॉपिक को सीख रहे हैं बच्चों। चले अब आप देखो, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम असामान्य मोलर द्रव्यमान वियोजन के पश्चात जो NaCl वाला आया था वो ये आया है KBWB इंटू में 1000 बटा में WA इंटू में डेल्टा TB
और ये होता था 1/2। मैं वियोजन के बाद की बात कर रहा हूं, Na+ और Cl-, जब वियोजन हो गया था उसके बाद की बात कर रहा हूं। और इधर संयोजन के बाद क्या हो गया था, Mb इज इक्वल टू क्या हो गया था, Kb इंटू में Wb इंटू में 1000 बटा में डेल्टा Tb इंटू में Wa और इंटू आ गया था 2। ठीक है, तो अगर ये वाला मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान है क्योंकि 1/2 इसके साथ आ रहा है, अगर ये ना आता होता तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान होता। ठीक है, और इसी तरीके से ये अगर 2 ना आता तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान ही होता, लेकिन इसके 2 आने से ये असामान्य मोलर द्रव्यमान में बदल गया। ठीक है, तो अगर मैं क्या करूं, इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदलना चाहूं, तो अगर मैं इसको यहां पर, तो इसको ये अलग हो ही गया Mb। देखो अगर मैं क्या करूं, इस पूरी राशि को 2 से गुणा कर दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये सामान्य मोलर द्रव्यमान बच जाएगा। और इसी प्रकार से अगर मैं इसको 1/2 से गुणा कर दूं तो 2 से 2 कट जाएगा और ये सामान्य मोलर द्रव्यमान बच जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य में बदलने के लिए टॉपिक तक पहुंच रहे हैं बच्चों। क्या हो रहा है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, एक नियत राशि से, एक नियतांक से, एक गुणांक से गुणा कर दें तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदल जाता है। ठीक है, यहां पर इसके गुणांक कितने, 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये सामान्य में बदल रहा है, यहां पे इसको 1/2 से गुणा कर रहे हैं तो ये सामान्य में बदल रहा है। तो जो जिस गुणांक से हम इसको गुणा कर रहे हैं ना, इस गुणांक को हम, वाह टॉपिक तक पहुंच गए, क्या 1/2 गुणांक कहते हैं। 1/2 गुणांक कहते हैं। पूरी पिक्चर चल रही है बच्चों। ठीक है, जिस तरीके से पिक्चर में एक स्टेप बाय स्टेप सारा सिस्टम होता है, उसी तरीके से यहां पर भी एक स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। आपने पहले असामान्य मोलर द्रव्यमान समझा, अब आप क्या समझ रहे हैं कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य में बदलना होना तो हम किसी गुणांक से इस पूरे सूत्र को गुणा करेंगे। यहां पर 2 से गुणा करेंगे, यहां पर 1/2 से गुणा करेंगे। तो जो ये गुणांक है जो असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदल रहा है, उसी गुणांक को हम 1/2 गुणांक कहते हैं। यहां पे 1/2 गुणांक का मान 2 है, यहां पे 1/2 गुणांक का मान 1/2 है। ठीक है, तो आपके पास 1/2 गुणांक की परिभाषा आ गई बच्चों, क्या कि असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदलने के लिए जिस गुणांक से इसको गुणा किया जाता है, उसी गुणांक को हम 1/2 गुणांक कहते हैं। ठीक है, और इस 1/2 गुणांक को आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। आयोटा देखो ऐसे करके बनता है, आयोटा ऐसे। ठीक है, आयोटा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे मोलर द्रव्यमान कैसे बच्चों, बताओ कैसे हैं, असामान्य हैं। क्यों, क्योंकि इनके साथ कहीं भी 1/2 गुणांक का गुणा नहीं हुआ है। तो अगर मैं इसके साथ 1/2 गुणांक का गुणा कर दूं तो ये कौन सा मोलर द्रव्यमान बन जाएगा, सामान्य मोलर द्रव्यमान बन जाएगा। ठीक है, अगर ना करूं तो ये कैसा है, असामान्य है। ठीक है, तो ये सामान्य मोलर द्रव्यमान, ये लो ये, क्यों, क्योंकि असामान्य मोलर द्रव्यमान को आयोटा से गुणा कर दोगे तो वो सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदल जाएगा। तो सामान्य मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसके साथ हमने क्या गुणा करना पड़ेगा, आयोटा से गुणा करना पड़ेगा। आप इसको साधारण भी समझ सकते हैं बच्चों, ये तो मैंने आपको बहुत टेक्निकल समझा दिया। साधारण ये समझ सकते हैं बच्चों कि आप क्या कर रहे हो कि अणु संख्या गुणधर्म से मोलर द्रव्यमान निकाल रहे हो। अरे अणु संख्या गुणधर्म तो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और कणों की संख्या अगर किसी विलय को विलायक में डालो और वो टूट जाए या जुड़ जाए तो कणों की संख्या बदल जाएगी। कणों की संख्या बदल गई तो मोलर जो अणु संख्या गुणधर्म है वो बदल जाएगा, और अणु संख्या गुणधर्म ही बदल गया तो इससे ज्ञात किया हुआ मोलर द्रव्यमान भी तो सही नहीं आएगा, और जो सही नहीं आएगा उसी को ही तो हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अगर इस असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य में बदलना हो तो एक गुणांक से गुणा करते हैं जिसको हम आयोटा कहते हैं, 1/2 गुणांक करते हैं। तो इससे हमें इसने गुणा कर दिया तो ये सारे मोलर द्रव्यमान जो है वो सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदल गए। ठीक है, तो अब बात आती है कि इस आयोटा का मान हम कहां से लाएं। ठीक है, आयोटा का मान हम कहां से लाएं, आयोटा की परिभाषा क्या होगी। एक बात ये तो समझ में आ गई कि भाई असामान्य मोलर द्रव्यमान को सामान्य मोलर द्रव्यमान में बदलने के लिए एक जिस गुणांक से गुणा किया जाता है उसी को हम 1/2 गुणांक कहते हैं। लेकिन 1/2 गुणांक की परिभाषा क्या होगी, 1/2 गुणांक को हम लाएंगे कहां से,
गुणा करेंगे, ये बात तो सही है, लेकिन इसको लाएंगे कहां से? तो अब बात आती है बच्चों वांट हाफ गुणांक की। वांट हाफ गुणांक की कंपटीशन एग्जाम्स में इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और वो सारे क्वेश्चन हम कल जो लास्ट क्लास है वो इसी के क्वेश्चंस की ही है बच्चों। चलो, वांट हाफ गुणांक क्या होता है? आयोटा बराबर होता है प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटा में सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म। ये अपने पास आयोटा की परिभाषा है कि आपने जो प्रेक्षित, जो आपने प्रैक्टिकल किया, अणु संख्या गुणधर्म का मान जो आपने प्रैक्टिकल करके निकाला वो मान, और जो आपने थ्योरी से निकाला वो मान, अगर इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो वांट हाफ गुणांक का मान आ जाएगा। क्या कहोगे कि प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म व सैद्धांतिक अणु संख्या गुणधर्म के अनुपात को वांट हाफ गुणांक कहते हैं, ठीक है। और वांट हाफ गुणांक की क्या परिभाषा हो जाएगी, क्या सूत्र हो जाएगा? वांट हाफ गुणांक, देखो प्रेक्षित कब आता है? प्रेक्षित जब विलय के कणों का वियोजन या संगुणन हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप ये समझ लो, इसको स्पष्ट भाषा में समझ लो कि प्रेक्षित का मतलब क्या है? वियोजन या संगुणन के पश्चात अणु संख्या गुणधर्म, पश्चात अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। तो आपके पास समझ में आ गई बात। प्रेक्षित का मतलब क्या है कि जब वियोजन या संयोजन हो जाए उसके बाद अणु संख्या गुणधर्म, और वियोजन या संयोजन से पहले अणु संख्या गुणधर्म, वियोजन या संगुणन से पहले अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को एक तो NaCl मिलाया हमने, और हमने अणु संख्या गुणधर्म डेल्टा टी भी ज्ञात कर लिया, एक ये जब टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, तब डेल्टा टी भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब कहता है कि जो ये टूटने के बाद जो अणु संख्या गुणधर्म निकाला है, ये तो कौन सा है? प्रेक्षित है। ये तो कौन सा है बच्चों? प्रेक्षित है। और ये कौन सा है? सैद्धांतिक, ठीक है। और अगर मैं ये बटा में ये कर दूं, ये प्रेक्षित बटा में सैद्धांतिक कर दूं, तो मेरे पास वांट हाफ गुणांक का मान आ जाएगा। चलो बच्चों, अब आप देखें कि इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, और फॉर्मूला भी है। इसको तो मैं साफ कर देता हूं, अब इसका यूज हो गया। चलो, इससे न्यूमेरिकल्स करने होंगे, आपको ध्यान रखना ये फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे। देखो अब क्या है, अणु संख्या गुणधर्म कणों की संख्या के समानुपाती होता है, ठीक है। तो कणों की संख्या के हिसाब से भी ये फॉर्मूला दिया जा सकता है। क्या होगा फॉर्मूला कणों की संख्या के आधार पर? आयोटा बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या बटा में सैद्धांतिक कणों की संख्या, मोलों की संख्या भी लिखा हो सकता है, सैद्धांतिक कणों की संख्या। इसका क्या मतलब है? प्रेक्षित कब होता है? वियोजन और संगुणन के पश्चात। वियोजन और संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, और वियोजन और संगुणन से पहले कणों की संख्या का अनुपात भी वांट हाफ गुणांक ही होता है, ठीक है। तो आप यहां पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या, पश्चात कणों की संख्या बटा में वियोजन या संगुणन के पहले कणों की संख्या, ठीक है। तो अगर मैं NaCl या CaCl2 की बात करूं तो CaCl2 की यहां पर तो सैद्धांतिक तो क्या आएगा? 1, और प्रेक्षित कितना आएगा? Ca+2 और 2Cl माइनस 1 और 2 कितने होंगे? 3, ठीक है। तो आपके पास प्रेक्षित कितना आया? 3, सैद्धांतिक कितना आया? 1, तो 3 बटा में 1 जो है आयोटा का मान होगा। इस तरीके से आप ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। फिर आप एक और चीज देखो, अब मैं इसको साफ कर रहा हूं, देखो बच्चों इसको साफ कर रहा हूं, ये आप सारे नोट कर लेना सारी बातें। चल देखो, अब आप एक चीज और समझें,
बहुत ही जबरदस्त, जिससे कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आ चुका है। आपने अभी जितनी भी परिभाषाएं देखी और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, जितने भी सूत्र देखे हैं और इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, क्या कि अगर आप फॉर्मूला निकाल रहे हैं डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000 बटा में एम बी इंटू में कैपिटल डब्ल्यू ए, मतलब अणु संख्या गुणधर्म जो होता है ना वो मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, कि अणु संख्या गुणधर्म मोलर द्रव्यमान की क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो अगर यही वाला सूत्र मैं मोलर द्रव्यमान के हिसाब से निकालना चाहूं तो देखो आयोटा बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा बराबर ऊपर प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म है, नीचे सैद्धांतिक है, और मोलर द्रव्यमान तो इसका उल्टा होता है। तो मोलर द्रव्यमान के हिसाब से लिखेंगे तो इसको मैं उल्टा लिखूंगा। उल्टा का मतलब जो प्रेक्षित ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, सैद्धांतिक नीचे है वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटा में ये प्रेक्षित आ जाएंगे नीचे, तो आ जाएगा प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। आप देखो अणु संख्या गुणधर्म और कणों की संख्या समानुपाती था तो दोनों में प्रेक्षित ऊपर नीचे सैद्धांतिक, लेकिन अणु संख्या गुणधर्म के मोलर द्रव्यमान जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ये उलट गया, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान ऊपर आ गया और प्रेक्षित कहां आ गया है, नीचे आ गया है। फिर आप एक चीज और देखना बच्चों कि जो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान होता है ना उसको अपने सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कौन सा मोलर द्रव्यमान कहते हैं, सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और जो प्रेक्षित होता है उसको हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि वियोजन या संगुणन के पश्चात तो असामान्य हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो लिखा होगा वो इस तरीके से लिखा हो सकता है, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान बटा में प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, या सामान्य मोलर द्रव्यमान बटा में असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो इस तरीके से ये आयोटा के इतने सारे सूत्र हो गए बच्चे। ये सारे के सारे सूत्र जो हैं वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब वांट ऑफ गुणांक की अगर आपके पास एग्जाम में परिभाषा आती है तो आप क्या कहोगे कि प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म व सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म के अनुपात को वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। 12वीं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार पेपर में पूछी गई है। चलो ये तो बात हो गई कंप्लीट। अब बात आती है, अब एक दो फॉर्मूले लास्ट डिराइव कर रहा हूं, चैप्टर खत्म, फिर क्वेश्चन रह जाएंगे। दो फॉर्मूले डिराइव कर रहा हूं। क्या, पहला है कि वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ गुणांक जिसको हम कहते हैं आयोटा, व वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा अल्फा, वियोजन की मात्रा किससे डिनोट कर रहे हैं, अल्फा में संबंध, ये अपने संबंध निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या आएगा इनमें संबंध, गौर करो बच्चों कि ये मेरे पास कोई एन विलय था और ये विलयन में जब इसको मिलाया गया तो एन ए अणुओं में टूट गया। ठीक है, एन ए अणुओं में टूट गया। पहले था ए एन, आगे एन ए। देखो ए के पैरों में एन लिखने का मतलब एन का मान मान लो मैंने 5 लिखा तो ए 5 आ गया, और आगे मैंने एन ए लिखा 5 ए आ गया। इन दोनों में अंतर क्या है, समझ में आ रहा है? इन दोनों में अंतर है कि ए 5 का मतलब है 5 के 5 ए आपस में जुड़े हुए, ये लो, और 5 ए का मतलब पांचों ए अलग अलग है। पांचों ए क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इसका मतलब जो जुड़े हुए थे वो टूट गए हैं। तो ए एन और एन ए लिखने का मतलब क्या है, वो टूट गया है। तो ये बात समझना बच्चों। चलो यहां पर क्या था कि t = 0 समय पर इसके मान लो थे हमारे पास 1 मोल थे, तो शुरू जब अभिक्रिया जब शुरू ही नहीं हुई थी तब तो इसके 0 मोल ही थे। लेकिन साम्य अवस्था पर क्या हुआ, साम्य अवस्था पर इसमें से एक में से अल्फा एन अणु टूट गए और यहां पर जाकर के बन गए एन अल्फा। ठीक है, इस साम्य अवस्था पर वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या ये होगी, और वियोजन से पूर्व जो है t = 0 समय पर मोलों की संख्या थी 1। ठीक है,
इनमें से इसमें से एक में से अल्फा वियोजित हुआ, आगे जाकर के एन अल्फा बन गया। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने NaCl के 10 अणु लिए और ये टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस, इसमें से मान लो 5 टूटे, 10 लिए थे 5 टूटे, तो यहां पर कितने बन गए? ये 5 टोटल कितने थे? 10, इसमें से 5 टूट गए, 5 टूट गए तो 5 ये बन गए, 5 ये बन गए। ठीक है, अरे टोटल 10 थे, इसमें से 5 टूटे हैं, तो एक ने Na प्लस Cl माइनस बनाया, तो 5 ने 5 Na प्लस 5 Cl माइनस बना दिया। अब कुल अणुओं की संख्या कितनी होगी? 10 माइनस 5 यहां पे हो गई, 5 यहां पे होगी, 5 यहां पे होगी, टोटल 15 होगी। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। ये n का मतलब क्या है कि एक अणु कितने में टूट रहा है, वही n है। यहां पर एक अणु 2 में टूट रहा है, तो n का मान यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 2। ठीक है, चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई है। अब आप गौर करो कि यहां पर सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी आ गई? सैद्धांतिक मोलों की या कणों की संख्या कितनी आ गई? कणों की संख्या आ गई। सैद्धांतिक तो कौन सा होता है? वियोजन से पूर्व। वियोजन से पूर्व कितना था? 1, ये लो मैंने रख दिया 1। और प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है? प्रेक्षित मोलों की संख्या ये कितनी है बच्चों? प्रेक्षित तो कौन सी है? वियोजन के पश्चात। वियोजन कहां हुआ है? यहां पर। अब कितनी है? तो अब कितनी है? इन सारों को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ो, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। ठीक है, इनको जोड़ दो। जोड़ लोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा कि 1 इसमें से प्लस एन अल्फा आगे ले लो, अल्फा बाद में रख लो। ये आ जाएगा 1 प्लस इनमें से एन अल्फा और अल्फा में से अल्फा कॉमन लिया, यहां क्या बच गया? एन। यहां पर क्या बच गया? 1। ठीक है, तो ये आपके पास 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 जो है वो प्रेक्षित मोलों की संख्या आई है। और आप ये जानते हैं कि आयोटा इक्वल टू क्या होता है? आयोटा इक्वल टू होता है कि वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या, मतलब प्रेक्षित मोलों की संख्या। प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी है कि 1 प्लस अल्फा और एन माइनस 1 ये है। और सैद्धांतिक मोलों की संख्या कितनी है? 1, तो बटा में 1। ठीक है, अब 1 को इधर गुणा कर लिया तो आयोटा ही रह गया। ठीक है, और 1 प्लस अल्फा और एन माइनस 1। अब आपको 1 इधर लाना है, तो आपके पास क्या बच गया? अल्फा एन माइनस 1 बराबर, ये 1 इधर आएगा तो आयोटा माइनस 1 हो जाएगा। आपने अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? आयोटा माइनस 1, ये एन माइनस 1 बटा में चला जाएगा तो एन माइनस 1। ठीक है, तो ये जो है आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ये वियोजन की मात्रा और ये आयोटा, इन दोनों में संबंध ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं है आपको? देखो, आपके पास एन अणु थे जो टूट करके Na में बदल रहे थे। इसके अंदर 0 समय पर 1 मोल था। शुरू में सैद्धांतिक संख्या 1 थी, लेकिन जब ये घुल गया तब टूटेगा। टूट करके एन में से अल्फा टूट गया और एन अल्फा बन गया। एन क्या है कि जितने में ये टूट रहा है। मान लो NaCl के लिए एन का मान कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो ये 2 अल्फा में टूट गया। अब सैद्धांतिक मोलों की संख्या 1, प्रेक्षित मोलों की संख्या, इन सारों को जोड़ दोगे तो आपके पास आया 1 प्लस अल्फा 1 एन माइनस 1। अब आयोटा क्या होता है? प्रेक्षित मोलों की संख्या बटा में सैद्धांतिक मोलों की संख्या। प्रेक्षित ये है, सैद्धांतिक 1 है, 1 को इधर गुणा किया, ये तो 1 ही रह गया। और अब क्या करो, इस 1 को इधर ले आओ, तो आयोटा माइनस 1 और अल्फा एन माइनस 1, तो अल्फा बराबर क्या हो गया? एन माइनस 1 बटा में आ गया, तो अल्फा बराबर हो जाएगा आयोटा माइनस 1 बटा में एन माइनस 1। तो इस तरीके से वियोजन की मात्रा आ जाएगी। बच्चों, ये बात आप फिर दोबारा समझो कि n क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इस n की ही इंपॉर्टेंस रहेगी। आयोटा हो सकता है आपको दिया हो, अल्फा दिया हो, लेकिन n की वैल्यू आपको आपकी समझ पर डिपेंड करेगी कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको कहूं कि NaCl के लिए बताओ कितना होगा n का मान, तो आपको पता है Na1 Cl1 2, तो आयोटा का मान हो जाएगा, सॉरी n का मान हो जाएगा 2। अगर मैंने लिखा CaCl2, बताओ कितना होगा? 1 और 2 Cl कितने होंगे? 3। मैंने लिख दिया AlCl3, 1 Al और 3 Cl, टोटल कितने होंगे? 4, तो n का मान कितना हो जाएगा? 4। मैंने लिखा K for FeCN6, आयोटा का मान बताओ, सॉरी n का मान बताओ कितना हुआ? K कितने? 4, और ये पूरा ब्रैकेट तो संकुल यौगिक है, पूरा एक साथ ही रहेगा, ये तो टूटेगा ही नहीं। तो 1 ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए? 5, तो n का मान कितना हो जाएगा? 5।
ठीक है, तो इस तरीके से आपको n का मान पता होना चाहिए। अगर आप n का मान ज्ञात कर पाओगे तभी ये न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। चलो, ये हो गया आपके पास एक फॉर्मूला। फिर हम दूसरा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। फिर दूसरा करते हैं कि जिसके अंदर आपने क्या करना है, 1/2 गुणांक व संगुणन की मात्रा में संबंध। 1/2 गुणांक, पहले वियोजन की मात्रा में संबंध निकाला है, अब है अपने पास संगुणन की मात्रा में संबंध। संगुणन की मात्रा, संगुणन का मतलब जुड़ना होता है, और इसका मान जो है वो क्या है, इसको भी हम अल्फा से ही प्रदर्शित करते हैं। चलो, आपके पास इस बार क्या था कि एन ए अणु थे और आगे जाकर के ए एन अब जुड़ रहे हैं। एन ए और ए एन का मतलब क्या हो गया, जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं यहां पर एन लिखूं और यहां पे एन लिखूं तो इसका मतलब टूट रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री है, समझे। छोटे छोटे पॉइंट्स को जितना आप पिक करोगे उतनी ही केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होगी। बड़ी बड़ी बातें सीखने से केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होगी, बड़ी बातें अपने आप आएंगी आपको। ए एन लिखना और एन ए लिखने में क्या मतलब है कि ये जुड़ रहा, सॉरी टूट रहा है। और अगर मैं लिख दिया एन ए और ए एन, इसका मतलब जुड़ रहा है। ठीक है, 5 ए के अणु अलग अलग थे, ए एन ए 5 लिखने का मतलब पांचों ए जुड़ गए। ठीक है, इसी तरीके से इसका t = 0 समय पर इसके मोल थे 1 और इसका था 0। और साम्य अवस्था पर क्या हो गया, साम्य अवस्था पर इस एक में से अल्फा मोल ऐसे थे जो आगे जाकर के जुड़े हैं, तो अल्फा बटा में आ गया n। ये बात समझे क्या था कि जैसे मान लो मेरे पास एसिटिक अम्ल था CH3COOH, इसके 10 मोल थे, 10 में से 5 इधर गए या 10 में से 6 इधर गए। ठीक है, इधर जाकर के ये आपको पता है कि दो अणु CH3COOH, दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, दो अणु जुड़ करके डायमर का द्विलक का निर्माण कर लेते हैं, तो दो अणु जुड़ जाते हैं। अच्छा, दो मिलकर के एक बनाते हैं, तो इसमें से इधर आए हैं कितने हैं, 6 ही आए हैं। तो 6 दो जुड़ करके कितने बन जाएंगे, 3। ठीक है, तो आपने कैसे किया, 6/2 कितना आ गया, 3। ठीक है, तो जो इसमें से उत्पाद में बदले हैं वो है 6। टोटल 10 थे लेकिन इधर 6 ही आए हैं, 4 यहीं पड़े हैं। तो 6 जो आए उनमें से 2, क्योंकि बण द्विलक रहा है इसलिए इस 6 में भाग दिया मैंने 2 का, और ये आ गया 3। ठीक है, तो इसका मतलब अब n कौन सा है कि जो ये जितने अणु जुड़ रहे हैं वो है। अगर मान लो त्रिलक का निर्माण हो रहा होता तो यहाँ पे n का मान कितना होता, 3। अगर यहाँ पे चतुष्लक का निर्माण हो रहा होता तो n का मान कितना होता, 4। तो मैं इसको 4 से भाग देता। ठीक है, तो इसी तरीके से ये मान क्या है मेरे पास, n है। बहुत ही जरूरी बात है ये सीखने के लिए। चलो, अब अपने पास सैद्धांतिक मूल्यों की संख्या तो आपको पता है शुरू में ही होती है, प्रेक्षित वियोजन के पश्चात होती है। तो प्रेक्षित में ये सारे ही हैं, सारों को जोड़ो, कौन कौन से हैं, 1 - अल्फा प्लस अल्फा बटा में n। ठीक है, अब आप देखें कि इसके अंदर क्या होगा कि आप वही पहले अल्फा बटा में n माइनस अल्फा ये ले लो, मतलब इसको आपने पहले लिख लिया, माइनस वाले को बाद में लिख लिया। अब आप क्या करोगे, इसमें से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया, अल्फा कॉमन ले लिया तो अल्फा बटा में n था, क्या बच गया, 1/n। अल्फा कॉमन आ गया तो क्या बच गया, 1। ठीक है, अब आप इन दोनों में से क्या करो, ये मैं साफ कर रहा हूं। चलो देखो, अब आप अल्फा 1 प्लस अल्फा और इनमें से n ले लिया लघुत्तम, 1 - n माइनस 1 में से n मैंने लघुत्तम ले लिया, और ये आ जाएगा ऊपर तो आएगा 1 माइनस, ये -1 है तो ये कितना आ जाएगा, n। ठीक है, ये मैथ आपको आनी चाहिए बच्चों। 1/n-1 का मान क्या आएगा, 1 - n/n। ठीक है, ये आ गया। अब आयोटा क्या होता है, आयोटा होता है सैद्धांतिक कणों की संख्या बटा में प्रेक्षित कणों की संख्या। सैद्धांतिक ये आ गया, सॉरी प्रेक्षित ये आ गया, सैद्धांतिक कितना है, 1। तो प्रेक्षित लिखो 1 प्लस अल्फा 1 माइनस n/n इज इक्वल बटा में 1, क्योंकि सैद्धांतिक एक ही है। तिरछा गुणा किया, एक का एक, आयोटा का आयोटा ही आ गया। और अब लिखो आयोटा बराबर 1 प्लस अल्फा 1 माइनस n बटा में n। ठीक है, तो अब इसको इधर लाओ, आयोटा -1 हो जाएगा तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा
आयोटा माइनस 1, और ये चला जाएगा बटा में आएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस n, ठीक है। और ये जो बटा वाला n है वो ऊपर चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा n। क्या ये मैथ समझ में आई क्या आपको? ठीक है, अगर इसको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो लो और कर लेते हैं अपने इसको, कि ये क्या बच गया, अल्फा 1 माइनस एन अपॉन में n इज इक्वल टू, ये हो गया था आयोटा माइनस 1, ये 1 इधर लाए तो ये माइनस का हो गया। अब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस 1, ये 1 माइनस एन गुणा में है तो बटा में जाकर के भाग में चला जाएगा, और ये n भाग में है तो ऊपर उधर जाकर के हो जाएगा गुणा में, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये तो इस तरीके से संगुणन की मात्रा और वांटा गुणांक में भी संबंध आ गया, वियोजन की मात्रा और वांटा गुणांक में भी संबंध आ गया। इसमें n का मान कौन सा होगा, कि जितने अणु जुड़ रहे हैं, ध्यान देना कि अगर द्विलक जुड़ बन रहा है तो n का मान होगा 2, त्रिलक बन रहा है तो n का मान होगा 3, चतुष्लक बन रहा है तो n का मान होगा 4। ठीक है, द्विलक को डायमर कहते हैं, इसको ट्राइमर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना आप, n का मान किस पर डिपेंड करेगा कि कितने अणु जुड़ रहे हैं। तो ये वाला डेरिवेशन भी आप ध्यान में देंगे बच्चों। चलो अब इस पूरे का मैं एक रिजल्टेंट वैल्यू लिख देता हूं और क्लास हो जाएगी खत्म। देखो, क्योंकि कंपटीशन के क्वेश्चन हमें करने हैं तो इसलिए ये बातें भी अपने को पता होना चाहिए। देखो इन सब बातों का रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट ये निकला बच्चों कि नंबर 1 बात, जब वियोजन होगा, वियोजन सामान्यतः किसका होगा, वियोजन होगा वैद्युत अपघट्यों का, वैद्युत अपघट्यों का। वैद्युत अपघट्य कौन होंगे, जितने भी लवण हैं, जितने भी अम्ल हैं, जितने भी क्षार हैं, उन सारों का वो सारे के सारे उनका अपघटन होगा, वियोजन होगा, वो वैद्युत अपघट्य होंगे। इनके लिए हमेशा ही आयोटा का मान 1 से ज्यादा होगा बच्चों। ठीक है, जिनके लिए वियोजन होगा उनके लिए आयोटा का मान 1 से क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, और जब आयोटा का मान 1 से ज्यादा आएगा तो ध्यान रखना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म जो है ना, कौन से अणु संख्या गुणधर्म जो होंगे, अणु संख्या गुणधर्म, वो प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म सैद्धांतिक से ज्यादा ही होंगे इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना, प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म हमेशा सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्मों से क्या होगा, ज्यादा। जिसमें वियोजन होगा उसमें आयोटा का मान 1 से ज्यादा होगा और प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्मों से ज्यादा होगा। लेकिन अणुभार आपको पता है मोलर द्रव्यमान जो है इसके विपरीत होता है, तो प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान जो है ना, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान वो हमेशा कम होगा और सैद्धांतिक ज्यादा होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए कंपटीशन के अंदर जब आप करोगे क्वेश्चंस तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए, मतलब आपको सीधी बातें पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपको सॉल्व करो, न्यूमेरिकल करो, ऐसा जरूरी नहीं है। वियोजन होगा तो आयोटा का मान 1 से ज्यादा होगा। वियोजन किनका होगा, विद्युत अपघट्यों का, जो टूट जाएंगे उनका। ठीक है, और इनके लिए प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म, जिनके लिए आयोटा ज्यादा होगा उनका प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म भी ज्यादा होगा और उनका सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म कम होगा। लेकिन मोलर द्रव्यमान अणुसंख्या गुणधर्म के विपरीत होता है, इसलिए प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान कम होगा और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान ज्यादा होगा। ये भी ध्यान रखना। प्रेक्षित को हम असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं, सैद्धांतिक को सामान्य कहते हैं। तो असामान्य मोलर द्रव्यमान जो है वो कम होगा और सामान्य जो है वो ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना आप। चलो, ये मैं आपको कंपटीशन के हिंट बता रहा हूं, गौर कर लो आप। दूसरा देखो आप, अगर संगुणन होता है, संगुणन होता है, संगुणन के लिए आप ये ध्यान ही रख लो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसमें घुला होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल घुला होना चाहिए बेंजीन में। ठीक है, तो यही इसके उदाहरण आएंगे आपको कि बेंजीन में घुला होगा, तो यही जो है वो संगुणन का एग्जाम्पल है, बाकी संगुणन के एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अगर कोई आएगा स्पेशल तो पता लग जाएगा, लेकिन मेनली जो है वो यही आएगा आपके अपने सिलेबस के हिसाब से। देखो, संगुणन के अंदर हमेशा आयोटा का मान कम होगा 1 से। आयोटा का मान क्या होगा, कम। आयोटा का मान कम होगा तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म भी कम होंगे। ठीक है, आयोटा प्रेक्षित के लिए है, तो प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म भी क्या होंगे बच्चों, अणुसंख्या गुणधर्म होंगे कम और सैद्धांतिक होंगे ज्यादा।
मोलर द्रव्यमान बताओ, उल्टा होता है तो क्या होगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान क्या होगा, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान होगा ज्यादा और सैद्धांतिक होगा कम। ठीक है, तो प्रेक्षित को आप क्या कहते हो, असामान्य, तो असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा, असामान्य मोलर द्रव्यमान होगा ज्यादा और सामान्य मोलर द्रव्यमान होगा कम। ठीक है, तो ये जो है बातें आपको आनी चाहिए। चलो फिर आप एक चीज और देखो बच्चों कि अगर कोई विद्युत अनअपघट्य हुआ, लास्ट बात बता रहा हूं बस, ठीक है, ये चीजें आपको अपने आप बनानी है, पहले तो ये देख लो, फिर खुद बोल करके देखो, खुद अपने दिमाग में बोल करके देखो क्या ये आप बोल पाते हो। ठीक है, बोल पाते हो तो इसका मतलब आपको समझ में आया है, अदरवाइज इसको वीडियो को दोबारा देखना, इतनी सी बात को दोबारा देखना। लास्ट बात बता रहा हूं, देखो लास्ट बात क्या है कि अगर वैद्युत अनअपघट्य हो, वैद्युत अनअपघट्य हो, वैद्युत अनअपघट्य का मतलब जो टूटे ना, अब टूटता कौन नहीं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जैसे ग्लूकोज नहीं टूटा करेगा, सुक्रोज नहीं टूटा करेगा, ठीक है, शर्करा नहीं टूटा करेगी, ये सब जो है ना, ये कार्बनिक जो यौगिक है वो टूटेंगे नहीं, तो इनके लिए आयोटा का मान क्या होगा, एक ही होगा, आयोटा का मान क्या होगा, एक, और इनके प्रेक्षित अणुसंख्या गुणधर्म और सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म क्या होंगे, बराबर, और इनका प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान और सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान भी क्या होंगे, बराबर, क्योंकि आयोटा का मान कितना आ रहा है, एक। किनके लिए, वैद्युत अनअपघट्यों के लिए, विद्युत अपघट्यों के लिए तो आयोटा का मान एक से ज्यादा होता है, लेकिन विद्युत अनअपघट्यों के लिए आयोटा का मान एक ही होता है। कौन कौन से, ग्लूकोज, सुक्रोज, शर्करा इत्यादि। ठीक है, और इनके लिए प्रेक्षित और सैद्धांतिक अणुसंख्या गुणधर्म बराबर होंगे और सामान्य और असामान्य मोलर द्रव्यमान भी बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हुआ आपका फिनिश। कल इस 1/2 गुणांक के हम कर लेंगे प्रश्न और इसके बाद हो जाएगा चैप्टर खत्म। अगला चैप्टर जो है वो मैं कौन सा कराने वाला हूं अभी भी आप कमेंट करें। ठीक है, वैसे मैं कल जो है वो आपको एक बता दूंगा कि कल मैं कौन सा चैप्टर करवाऊंगा नेक्स्ट शुरू, और एक आध दिन ठहर के करवाऊंगा, रोकूंगा बीच में एक आध दिन क्लास के लिए, ताकि जो लोग पीछे रह गए वो बराबर आ जाएं और नए लेसन में बराबर चलें सभी लोग। ठीक है बच्चों, तो कल आप अपना एक व्यू तैयार करके रखें कि जो ये पूरा लेसन आपका चला है ये कितना बढ़िया आपका तैयार हुआ है। ठीक है, और कल की क्लास के बाद आप अपना पूरा का पूरा व्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है बच्चों, गुड लक, वीडियो शेयर कर दो, नए चैप्टर में नए बच्चे और जुड़ने चाहिए। ठीक है, ओके, गुड लक।